प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर वेद प्रकाश यादव, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर, आज फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने ऑनलाइन क्लासेज के लिए बीए पार्ट सेकंड विषय भूगोल प्रायोगिक पर अपनी वार्ता देने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समंकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। विद्यार्थियों, इस विषय पर हम अपनी चर्चा करें, वार्ता करें, उससे पहले हमें समझना होगा कि समंक है क्या, डेटा क्या है। समंक, जिसे हम आंकड़ा भी कहते हैं, तो आंकड़ा या समंक क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। सामान्य रूप से हम चर्चा करें तो हम कहेंगे कि किसी भी क्षेत्र से संबंधित संख्यात्मक विवरण समंक होता है। उदाहरण के तौर पर जनसंख्या संबंधी समंक हो सकते हैं, राष्ट्रीय आय का समंक हो सकते हैं, मूल्य स्तर के समंक हो सकते हैं, चुनाव संबंधी समंक हो सकते हैं, आदि आदि। समंकों को स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी विषय के अनेक विद्वानों ने परिभाषित करने का प्रयास किया है। सांख्यिकी में समंक उसके अध्ययन का आधार हैं। बिना समंकों के सांख्यिकी का अध्ययन असंभव होता है। तो सांख्यिकी विषय के अनेक विद्वानों ने समंकों को परिभाषित करने का प्रयास किया। हम यहाँ कुछ विद्वानों की परिभाषाओं पर बातचीत करेंगे। जैसे वेबस्टर महोदय हुए हैं, वेबस्टर महोदय के अनुसार समंक किसी राज्य के निवासियों की स्थिति से संबंधित वर्गीकृत तथ्य हैं, विशेष रूप से वे तथ्य जिन्हें संख्याओं में या संख्याओं की सारणियों में अथवा किसी भी सारणीकृत या वर्गीकृत व्यवस्था में प्रस्तुत किया जा सके। इस परिभाषा में समंकों के क्षेत्र को राज्य में रहने वालों की स्थिति तक ही सीमित कर दिया गया, लेकिन आजकल इनका क्षेत्र बहुत विशाल है। इन समंकों की प्रमुख विशेषताओं का इस परिभाषा में विशेष उल्लेख नहीं है। कहने का मायने यह है कि यह जो परिभाषा है वेबस्टर महोदय की, ये समंकों को ठीक से परिभाषित नहीं करती। एक दूसरी परिभाषा पर विचार करते हैं। डॉक्टर बाउले कहते हैं कि समंक अनुसंधान के किसी विभाग से संबंधित तथ्यों के ऐसे संख्यात्मक विवरण हैं जिन्हें एक दूसरे के संबंध में रखा जा सके। अगर इस परिभाषा का विश्लेषण करते हैं तो समंकों की 3 विशेषताएं यह परिभाषा हमें बतलाती है। नंबर 1, समंक अनुसंधान के किसी भी क्षेत्र से संबंधित तथ्य होते हैं। नंबर 2, समंक संख्याओं के रूप में प्रस्तुत तथ्य हैं। और नंबर 3, वे तुलना योग्य होते हैं, अर्थात सजातीय होते हैं, जिनकी आपस में तुलना की जा सके। समंकों की 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं डॉक्टर बाउले ने बतलाई हैं, लेकिन वास्तव में समंकों की कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं जो इस परिभाषा में भी नहीं आ पाई। इसी तरह से यूल एवं केंडाल कहते हैं कि समंकों से हमारा तात्पर्य उन संख्याओं या संख्यात्मक तथ्यों से है जो पर्याप्त सीमा तक विविध कारणों से प्रभावित होते हैं। यह भी परिभाषा अपने आप में अपूर्ण है, क्योंकि इसमें समंकों की केवल 2 विशेषताओं का वर्णन किया गया है। अब प्रश्न यह है कि समंकों की ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो इन परिभाषाओं में शामिल नहीं हुई है।
अर्थात सामान्य रूप से समंकों में क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो आइए पहले हम इस पर चर्चा करें कि समंकों में सामान्य रूप से क्या विशेषताएं होनी चाहिए। समंक या आंकड़ा जो शब्द है, इंग्लिश में जिसे हम डेटा कहते हैं, उसकी विशेषताओं पर यदि हम चर्चा करें तो पहली विशेषता है कि समंक जो होते हैं वो तथ्यों के समूह होते हैं। किसी एक तथ्य से संबंधित अंक समंक नहीं कहलाता, क्योंकि उससे कोई निर्णय नहीं निकाला जा सकता, परंतु अनेक तथ्यों के अंक समंक होते हैं। उनकी परस्पर तुलना की जा सकती है और उनसे समुचित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी एक विद्यार्थी की आयु समंक नहीं है, जबकि अनेक विद्यार्थियों की आयु के अंक यदि हम एक साथ रखते हैं तो वो समंक की श्रेणी में आएंगे, क्योंकि वो तुलनीय हैं, उनसे कोई समुचित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। इस प्रकार एक तथ्य नहीं वरन अनेक तथ्यों के समूह सांख्यिकीय विषय सामग्री हैं। दूसरी विशेषता है अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। ये जो समंक हैं वो अनेक कारणों से, विविध कारणों से प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम कृषि उत्पादन संबंधी समंकों की बात करें तो वो जलवायु से प्रभावित होते हैं। जलवायु में भी तापमान से होते हैं, वर्षा से होते हैं, सिंचाई से होते हैं, भूमि की उत्पादकता से होते हैं, बीज से होते हैं, खाद, खेती के तरीके, इन अनेक कारणों का प्रभाव इन समंकों पर पड़ता है। अर्थात समंक अनेक कारणों से प्रभावित होने वाले होते हैं। ये इसकी दूसरी विशेषता होगी। तीसरी विशेषता है संख्याओं के रूप में प्रस्तुत होते हैं। समंक हमेशा संख्याओं के रूप में व्यक्त होते हैं, गुणात्मक स्वरूप नहीं होता इनका। जैसे हम कहें नवयुवक, वृद्ध, गरीब, ये एक जनसंख्या का गुणात्मक स्वरूप बतलाने वाले हैं, जबकि संख्यात्मक रूप में हम कह सकते हैं, जैसे आयु को लेकर के बात करें 20 वर्ष, 70 वर्ष, 40 वर्ष, 100 वर्ष, तो यह एक समंक के रूप में हुआ, संख्यात्मक रूप है। अन्य विशेषता है इसकी, चौथी विशेषता है समंक गणना और अनुमान से प्राप्त हो सकते हैं। समंकों का संकलन गणना के द्वारा हो सकता है या अनुमान के द्वारा किया जा सकता है। अनुसंधान के सीमित क्षेत्र में गणना की जा सकती है। अगर क्षेत्र छोटा है तो गणना हो सकती है। अगर विस्तृत क्षेत्र है तो उसमें अधिकतर सर्वोत्तम अनुमान लगा करके ही समंकों का संकलन होता है। तो समंकों को गणना या अनुमान के आधार पर संकलित कर सकते हैं। इसकी पांचवी विशेषता है यथोचित शुद्धता। समंकों के संकलन में शुद्धता की यथोचित मात्रा होनी विद्यार्थियों परम आवश्यक है। यथोचित शुद्धता अनुसंधान के उद्देश्य, उसकी प्रकृति, आकार, उपलब्ध साधनों आदि पर निर्भर करती। एक उदाहरण से स्पष्ट करना चाहूँगा कि यदि विद्यार्थियों की लंबाई का माप किया जा रहा है तो सेंटीमीटर तक यथार्थता होनी चाहिए, परंतु यदि दिल्ली से जयपुर की दूरी की माप की जा रही है तो इसकी शुद्धता यहाँ सेंटीमीटर में नहीं ली जा सकती, बल्कि इसकी शुद्धता हम सामान्यतः किलोमीटर में ही अपेक्षित समझते हैं। वह शुद्धता किलोमीटर तक ही होती है। इसके विपरीत मान लीजिए कहीं बहुत विशाल दूरी है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी की बात करें तो यह अनुमान लगाने में हजारों किलोमीटर तक को भी छोड़ा जा सकता है, तो भी वह एक शुद्ध आंकड़ा ही माना जाता है, उसको राउंड ऑफ कर देते हैं। तो ये यथोचित शुद्धता भी होना जरूरी है। इसी प्रकार से आंकड़ा जो होता है, समंक जो होता है, उसका संकलन सुव्यवस्थित होना चाहिए। समंकों को एक निश्चित योजना के अनुसार सुव्यवस्थित रीति द्वारा संकलित किया जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर बिना किसी योजना के कुछ परिवारों के मासिक व्यय के आंकड़े यदि हम अव्यवस्थित तरीके से एकत्र कर लें तो वह समंक नहीं कहलाएंगे। किंतु
यदि श्रमिकों के परिवारों का वार्षिक बजट या पारिवारिक बजट के आंकड़े हमने एकत्र किए, मासिक बजट के आंकड़े एकत्र किए पारिवारिक बजट के, तो एक निश्चित योजना के अनुसार चूंकि सुव्यवस्थित रीति से हमने विधिवत संकलित किए हैं, तो ये समंक कहलाएंगे। समंकों में कुछ अन्य विशेषताएं भी होनी चाहिए, जैसे पूर्व निश्चित उद्देश्य होना चाहिए समंकों का। समंक जब भी हम एकत्र करते हैं वो उद्देश्य विहीन आंकड़े नहीं हो सकते, उद्देश्य विहीन संख्याएं नहीं हो सकती। यदि हम उद्देश्य के बिना संख्याओं को एकत्र कर रहे हैं तो वो समंक या आंकड़े नहीं कहलाते। उदाहरण के लिए, यदि किसी उद्योग में लगे श्रमिकों की मजदूरी के आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं, तो यह पहले से ही सुनिश्चित होना चाहिए कि उन्हें संकलित करने का उद्देश्य क्या है। जीवन स्तर का अनुमान लगाना हो सकता है, मजदूरी वृद्धि की मांग पर विचार करना हो सकता है, या इनका तुलनात्मक विश्लेषण हो सकता है, आदि आदि। इसी तरह से तुलना की दृष्टि से भी परस्पर संबंधित होने चाहिए समंक। समंक कैसे होने चाहिए? जिनकी आपस में तुलना की जा सके। ऐसी संख्याएं एकत्र कर लेना जो परस्पर तुलनीय नहीं है, वो समंक की श्रेणी में नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल, हम कुछ व्यक्तियों की आय के आंकड़े एकत्र कर लेते हैं, दूसरे कुछ अन्य व्यक्तियों की आयु के आंकड़े एकत्र कर लेते हैं, किसी एक बाजार के भावों के आंकड़े एकत्र कर लेते हैं, किसी कॉलेज के विद्यार्थियों की संख्या को एकत्र कर लेते हैं, किसी एक क्षेत्र के पेड़ों की ऊंचाई को संग्रहित कर लेते हैं। यह संख्या, जो भी ये संख्याएं मैंने ऊपर चर्चा की, ये समंकों की श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि इनसे हम किसी समुचित निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाते। ये संख्याएं तुलनीय नहीं है, इसलिए आंकड़ों की ये समंकों की श्रेणी में नहीं आती। तो ये आपने इन समंकों के संबंध में कुछ विशेषताएं पढ़ी हैं। तो समंक के बारे में इन विशेषताओं को अध्ययन करने के बाद, इन पर चर्चा करने के बाद, हम ये कह सकते हैं कि सभी सांख्यिकीय समंक संख्यात्मक तथ्य होते हैं, परंतु सभी संख्यात्मक तथ्य समंक नहीं होते। इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि सभी संख्यात्मक तथ्य समंक नहीं होते। समंकों में वो तमाम विशेषताएं होनी चाहिए जो ऊपर हमने चर्चा की। अब प्रश्न आता है कि समंकों का वर्गीकरण कैसे करें। समंकों के वर्गीकरण के लिए समंकों की वर्गीकरण के दो महत्वपूर्ण आधार होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण आधार तो एक ही है। संग्रहण की प्रक्रिया के आधार पर सामान्यतः समंकों का वर्गीकरण किया जाता है, और संग्रहण की प्रक्रिया के आधार पर हम समंकों को दो वर्गों में रखते हैं। पहला है प्राथमिक समंक और दूसरा है द्वितीयक समंक। प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक में हम आगे चर्चा करेंगे कि इनमें क्या अंतर होता है। प्राथमिक जो समंक है वो वास्तव में वे समंक हैं जिनको अनुसंधानकर्ता अपने प्रयोग में लाने के लिए पहली बार प्रत्यक्ष रूप से एकत्र करता है। पहली बार संकलित होने के कारण ही इन्हें प्राथमिक समंक कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर, हमारे कॉलेज के कुछ विद्यार्थी किसी एक बस्ती में जाकर वहाँ के लोगों के जीवन स्तर को जानने के लिए कुछ आर्थिक आंकड़ों का, आर्थिक समंकों का एकत्रण करते हैं, जिससे विभिन्न परिवारों की आय को लेकर के तुलना हो सकती है, उनके जीवन स्तर को लेकर के तुलना हो सकती है, उसके कारणों की खोज हो सकती है। तो ये जो आंकड़े हैं ये प्राथमिक आंकड़े हैं। इसी प्रकार से अगर हम जनसंख्या की गणना करते हैं, जनगणना करते हैं, तो जनगणना के कार्य में लगे हुए जो प्रगणक हैं, उन प्रगणकों के द्वारा जनसंख्या की विभिन्न विशेषताओं को लेकर के इकट्ठे किए जाने वाले जो आंकड़े हैं, समंक हैं, वो प्राथमिक
आंकड़े या प्राथमिक समंक कहलाते हैं, प्राइमरी डेटा कहलाते हैं। तो ये प्राइमरी डेटा है हमारा। ऐसे ही भूमि उपयोग से संबंधित, कृषि उत्पादन से संबंधित, औद्योगिक उत्पादन से संबंधित, ग्राम और शहर में ऋण वितरण से संबंधित विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का संकलन विभिन्न लोग और संस्थाएं अपने स्तर पर करती हैं, जो प्राथमिक आंकड़ों की श्रेणी में आते हैं। अब दूसरा प्रकार है द्वितीयक आंकड़े। द्वितीयक आंकड़े या द्वितीयक समंक हम उन समंकों को कहते हैं जिनका संकलन पहले से ही किसी व्यक्ति या संस्था के द्वारा किया जा चुका है और अनुसंधानकर्ता, रिसर्चर उन्हीं आंकड़ों को प्रयोग में लेता है जो पूर्व में किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा संकलित किए गए हैं। अधिकांशतया तो वो पूर्व में संकलित आंकड़े वर्गीकृत भी होते हैं। उन वर्गीकृत आंकड़ों को अनुसंधानकर्ता काम में ले लेता है। ये जो आंकड़े हैं, ये समंक हैं। ये समंक प्रकाशित भी हो सकते हैं और अप्रकाशित भी हो सकते हैं, दोनों रूपों में हो सकते हैं। चाहे ये प्रकाशित हैं चाहे ये अप्रकाशित हैं, यदि पूर्व में संकलित हैं तो इन आंकड़ों को हम द्वितीयक आंकड़े की श्रेणी में, सेकेंडरी डेटा की श्रेणी में ही रखेंगे। उदाहरणार्थ जनगणना के जो आंकड़े हैं वो, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, जो संगणक है, प्रगणक है, उसने क्षेत्र में जाके एकत्र किए हैं, वह उनके लिए प्राथमिक आंकड़े। लेकिन जब जनगणना रिपोर्ट तैयार हो जाती है और इस रिपोर्ट से हमारा शोधार्थी शोध के लिए कुछ संख्यात्मक तथ्य उसमें से लेता है, आंकड़े उसमें से लेता है, तो वो आंकड़े द्वितीयक आंकड़े या द्वितीयक समंक की श्रेणी में आते हैं। अब हमें समझना है प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में अंतर क्या होता है। प्राथमिक जो समंक हैं वो मौलिक होते हैं, शोध कार्य एवं सांख्यिकीय विधियों के लिए कच्चे माल की भांति हैं, जबकि द्वितीयक समंकों का एकत्रीकरण वह व्यवहार पहले ही हो चुका है, अतः वो निर्मित माल की तरह होते हैं। दूसरा, प्राथमिक समंकों के संकलन में समय, धन और श्रम की अधिक आवश्यकता होती है। प्राथमिक आंकड़ों के संकलन में संकलनकर्ता, संगणक विशेष रूप से ट्रेंड होना चाहिए, प्रशिक्षित होना चाहिए, अन्यथा उसमें गलतियों की संभावना बहुत अधिक होती है। जबकि द्वितीयक समंक सरलता से समय, धन और श्रम की बचत के साथ, और चूंकि पूर्व में संकलित हैं और उनका क्लासिफिकेशन, विश्लेषण हो चुका है, इसलिए उसमें शुद्धता होती है। तीसरी विशेषता है प्राथमिक समंक अनुसंधान के उद्देश्य से ही संकलित होने के कारण सर्वथा अनुकूल होते हैं, जबकि द्वितीयक समंकों का प्रयोग करने से पहले उनकी आलोचनात्मक जांच करनी पड़ती है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता अपने अनुसार उनको काम में लेता है, इसलिए उनमें संशोधन भी करने पड़ सकते हैं। चौथी बात यह है, प्राथमिक समंक प्राथमिक रीति से विभिन्न व्यक्तियों से एकत्रित किए जा सकते हैं। अनेक रीतियां इसकी होती हैं, अनुसूची के माध्यम से, प्रश्नावली के माध्यम से, प्रत्यक्ष अवलोकन के माध्यम से। जबकि द्वितीयक जो समंक हैं वो अधिकतर पत्र पत्रिकाओं, सरकारी और गैर सरकारी प्रकाशनों, अखबारों, विभिन्न संस्थाओं के आंकड़ों आदि से प्राप्त होते हैं। तो ये हमारे संग्रहण की प्रक्रिया के आधार पर समंक थे। समंकों की प्रकृति, विशेषताओं, उनके विषय के आधार पर भी इनका वर्गीकरण हो सकता है, जिसमें इनके अनेक वर्ग हो सकते हैं। आर्थिक आंकड़े हो सकते हैं, आर्थिक समंक हो सकते हैं, जैसे व्यापार से संबंधित आर्थिक समंक हो सकते हैं, राष्ट्रीय आय से संबंधित, प्रति व्यक्ति आय से संबंधित, आयात निर्यात से संबंधित अनेक प्रकार के समंक हो सकते हैं जो आर्थिक श्रेणी में आते हैं। सामाजिक समंक हो सकते हैं, शिक्षा संबंधी समंक हो सकते हैं, चिकित्सा संबंधी समंक हो सकते हैं, सामाजिक स्तर से संबंधित, जीवन स्तर से संबंधित समंक हो सकते हैं, सामाजिक समंक हो गए।
राजनीतिक समंक हो सकते हैं जो निर्वाचन से संबंधित हो सकते हैं, किसी राज्य की कुछ विशेषताओं से संबंधित हो सकते हैं। जनांकिकीय समंक हो सकते हैं जो जनसंख्या की विभिन्न विशेषताओं को प्रकट करने वाले होते हैं। सांस्कृतिक समंक हो सकते हैं जो किसी धर्म, जाति आदि की विशेषताओं, किसी समाज के पहनावे, खान पान, मान्यताएं, रीति रिवाज आदि से संबंधित हो सकते हैं। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के वर्ग हम समंकों को लेकर के कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह था हमारा आज का विषय, समंकों का वर्गीकरण। मुझे लगता है कि आपके लिए ये आपके बीए पार्ट सेकंड भूगोल प्रायोगिक से संबंधित यह विषय है।